क्या आपके फ़िज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं? क्या आप चाहते हो कि आप फ़िज़िक्स का हर प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर लो? तो आप आज ही सब्सक्राइब करें हॉटस्पॉट लर्निंग, अ स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग, जहाँ पे आपको अभय सर दे रहे हैं एक अच्छा गाइडेंस और एक अच्छा कॉन्सेप्ट, जिससे आप अपने कंपटीशन को अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्ट्स फॉर लर्निंग इन स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कूलॉम जी फ्रांस के साइंटिस्ट थे। उनका पूरा नाम था डी अगस्टा कूलॉम। इन्होंने 1718 में दो या दो से अधिक चार्जों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है, उस फोर्स के बारे में गणना किया था। तो उसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं आज। उसको डेराइव गुलाम जी ने किया था। गुलाम जी ने बताया था उसके बीच में फोर्स क्या लगता है, और उसका नाम दिया था एक, उसको उन्होंने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अभी हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो आप लोग साथ में लिखते चलिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं दोस्त, तो ये एक तरह का इंटरेक्शन फोर्स होता है। अगर हम इंटरेक्शन की बात बोले, तो ये नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। एक कॉन्टेक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। जो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स होता है उसको बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स, या इसी को बोलते हैं एक्सचेंज फोर्स भी बोलते हैं। तो इंटरेक्शन फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती हैं, ये दो बॉडी किसी सेपरेशन पे होती हैं, तब वहाँ पे जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इंटरेक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इट इज द इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स, इसी को बोलते हैं एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स भी बोलते हैं इसको। इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन टू आर मोर देन टू स्टैटिक। स्टैटिक बोले तो स्टैटिक बोले तो आप लोग बोलते होंगे स्टैटिक मीन्स सिर्फ जो बॉडी रेस्ट में हो उसी को हम स्टैटिक बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम तो उसको बोलते ही हैं, लेकिन आप एक चीज और जान लीजिए। अगर दो बॉडी इस तरह से कनेक्ट है कि उनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रहा है, फिर भी हम उस सिस्टम को बोलेंगे स्टैटिक्स में। जैसे हमारे पास दो चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है। अगर ये चार्ज, इनके बीच का ये डिस्टेंस फिक्स है और ये इस तरह से मूव कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये पूरा सिस्टम जो है ये स्टैटिक है। तो ऐसे यहाँ पे स्टैटिक फोर्स क्या होता है? इंटरेक्शन फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू आर मोर देन स्टैटिक। मोर देन स्टैटिक मीन्स होता है नो रिलेटिव मोशन। स्टैटिक मीन्स नो रिलेटिव मोशन। नो रिलेटिव मोशन, मोशन तो हो रहा हो लेकिन रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो। जैसे ये दो चार्ज आपस में फिक्स है, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो रहा, लेकिन ये मूव कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे हम स्टैटिक बोलेंगे। तो स्टैटिक टू आर मोर देन टू स्टैटिक पॉइंट। अब पॉइंट चार्ज क्या होगा फ्रेंड्स? आइए हम इसको समझते हैं। इस पॉइंट चार्ज को हम बोलते हैं स्फेरिकली स्फेरिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पॉइंट चार्ज जो होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक। यहाँ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमने देखा था, हमने बताया था कि चार्ज जो होता है, चार्ज के चारों तरफ क्या निकलती हैं? लाइनें निकलती हैं। और वो अगर हम देखते हैं तो एक, अगर चारों तरफ एक इमेजिनरी बाउंड्री खींचते हैं चार्ज के, तो एक स्फेयर नुमा हमको मिलता है, एक स्फेयर मिलता है। तो ये जो होता है, हम इसको, जो चार्ज पॉइंट चार्ज होता है उसको इस तरह से कंसिडर करते हैं कि ये स्फेयर के नुमा होगा, और स्फेयर के लिए क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। हम इस चार्ज को
जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम ऐसे इस तरह से स्फीयर के रूप में डिनोट करते हैं, न कि हम इसको स्क्वायर या ट्रायंगल के रूप में इसको डिनोट, इस तरह से हम नहीं इसको डिनोट करते हैं, हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक लाइनें निकलती हैं वो एक स्फीयर बनाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो पॉइंट चार्ज जो होता है ये आपको जाने दीजिए, आप लोग इसमें कुछ में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इतना ही जानिए जो पॉइंट चार्ज होता है वो स्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। ओके, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आया होगा। अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम देखते हैं ये फोर्स जो होता है, अब हमने देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए हमने दो चार्ज लिया, एक चार्ज ये लिया, एक चार्ज ये, और दोनों प्लस क्यू चार्ज है, ये भी प्लस है क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। अब हम जानते हैं, अब इसको मिलाने वाली लाइन सेंटर से जाएगी, इससे मिलाने वाली लाइन मैंने सेंटर से लाइन खिंचाई, इससे ये लाइन मिला रही है। अब इस पे इस बॉडी ये आपका चार्ज मान लीजिए ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। अब ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। अब चार्ज फोर्स लगाएगा तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। अब इसका हम देखते हैं डायरेक्शन किधर होगा, और ये फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, किस तरफ लगेगा। तो हम लोग देखते हैं, पहली चीज यहाँ पे डाउट क्लियर करते हैं। पहला चीज, ये जो फोर्स लगेगा इस पे, इन चार्जों पे, वो जो दोनों लाइन ये मिला रहा है इसको, जो ये दोनों लाइन मिला रहा है दोनों चार्जों को, उस लाइन के अलोंग लगेगा। लाइन जो ज्वाइन कर रही है इन दोनों चार्जों को उसके अलोंग लगेगा वो फोर्स। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है। ये इस पे लगेगा, इस लाइन के अलोंग लगेगा, तो ऐसे ही लगेगा। अब किधर लगेगा, इधर लगेगा कि इधर लगेगा, तो हम जानते हैं लाइक चार्ज में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, रिपल्सिव नेचर होता है, आपको पता होगा। तो ये दो चार्ज लाइक है तो एक क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। ओके, इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फोर्स पहले पे लग रहा है, फोर्स ऑन 1, और किसकी वजह से लग रहा है, 2 की वजह से लग रहा है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसमें मैंने वेक्टर लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं फोर्स ऑन 2 पे लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से लग रहा है, तो F2 हो गया। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे देखते हैं, दो चीज हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं, इन दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड देखते हैं, F12 इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू F21 इक्वल टू F। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्सों का क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दोनों फोर्सों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। दो चार्जों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, उस पे जो फोर्स लगेगा वो दोनों फोर्स क्या होंगे, इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। बात क्लियर है। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ F12 इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ F21, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में डिटेल में, हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म में। तो डायरेक्शन अपोजिट। तो दोस्त इतनी बात क्लियर हो गया होगा। जो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स दोनों चार्जों पे इक्वल होता है, बट अगर दोनों चार्ज सेम है, लाइक है, तो क्या होता है, अपोजिट होता है, या अनलाइक है फिर भी अपोजिट होता है। जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है वो अपोजिट होता है। चलिए इसको हम डायरेक्शन को हम देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। अभी हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, टोटली यहाँ पे मैग्नीट्यूड पे बात करेंगे, इस F पे बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं F जो लग रहा है फोर्स,
इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों चार्जों के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसा कि आपने ग्रेविटेशन फोर्स पढ़े हैं, ग्रेविटेशन फोर्स में दोनों जो मास होते हैं, मास पे दो जो फोर्स लगता है दोनों मासों पे, वो क्या होता है, दोनों मासों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जस्ट लाइक ये भी है, फोर्स जो होगा Q1 इंटू Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये भी इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, यानी इनके बीच में जो सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन क्या होता है, R। ये सेपरेशन क्या होता है, R के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये क्या होगा, R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जी हाँ फ्रेंड्स, इतने बात क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे फ्रेंड अगर हम इसको अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको F इक्वल टू लिखते हैं तो F इक्वल टू हो जाएगा K, ये है आपका KE, इसको हम KE से लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कहीं कहीं पे एक K और आता है जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला होता है, और ये K में बहुत अंतर है, आप लोग इसको समझिएगा। ये वो वाला K नहीं है, ये इसलिए हम यहाँ पे KE लिख दे रहे हैं, ठीक है। KE Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये KE क्या है, हम यहाँ देखते हैं। KE जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। जी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं KE को। और अगर हम यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगा, तो यूनिट इसका होगा KE का, अगर हम यहाँ से यूनिट देखेंगे तो F R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन देखते हैं फ्रेंड, डायमेंशन इधर इसका देखेंगे तो डायमेंशन हो जाएगा इसका फोर्स F बराबर आपको पता होगा M इंटू ए होता है। अगर हम यह फोर्स का डायमेंशन देखते हैं तो ये हो जाएगा ML T पे -2। और यहाँ पे R का डायमेंशन पता है आपको, L होता है। Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी होता है। तो अगर हम Q का डायमेंशन देखते हैं तो I का A होता है, T का T, ठीक है फ्रेंड्स। तो हो जाएगा Q बराबर IT, ओके। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं सबको, तो ये हो जाएगा हमारा डायमेंशन ML T पे -2 RL स्क्वायर अपॉन A T पे T का स्क्वायर। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं, ऊपर क्या होगा, ML क्यूब T पे -4 A पे -2, ये हो जाएगा आपका इसका डायमेंशन। अगर इसके वैल्यू की बात करें, वैल्यू होता है इसका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कभी स्टेट लेवल के एग्जाम में या IIT में भी ऐसा बहुत चांसेस है, या नीट में भी ऐसे चांसेस हैं कि वहाँ पे पूछ लेता है कि बताइए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है उसका यूनिट क्या होता है। तो आप निकाल सकते हो, डायमेंशन पूछ लिया तो डायमेंशन निकाल सकते हो, वैल्यू आप बता सकते हो। तो आपका ये बातें हुआ आपका डाइलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट के बारे में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको लिख लिए होंगे, हम इसको आगे समझाते हैं, इसको रफ करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं एक टर्म आता है हमारा, ये आता है हमारा KE इक्वल टू हम लिखते हैं 1/4πε0, K/4πε0 लिखते हैं। K/4πε0 में ε0 को अगर हम देखते हैं, ε0 के बारे में बात करते हैं। ε0 क्या होता है, परमिटिविटी होता है, मैंने बताया था आपको।
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ये फ्री स्पेस मैंने आप डिस्कस किया था परमिटिविटी वाले लेक्चर में अपने, आप लोग जाकर को आप देख लीजिएगा, इसको डिटेल मैंने बताया था परमिटिविटी क्या होता है। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके यूनिट की बात करें, तो यूनिट कैसे होगा, क्या होगा इसका 1/4 पाई के ई की यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट जो होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका यूनिट होगा। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें तो कूलम का AT मैंने यहाँ पे निकाला AT का स्क्वायर अपॉन न्यूटन फोर्स का MLT पे -2 आप निकाल सकते हो। इसका मीटर स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा M पे -1 L पे -3 और T पे कुछ नहीं होगा क्योंकि ये -2 ऊपर जाएगा, नहीं T पे 4 और आपका T पे 4 और L पे -3 T पे 4 और A पे 2, ये हो जाएगा अब इसका डायमेंशन। अगर इसके वैल्यू की बात करें, वैल्यू हमने बताया था इसका 8.85 गुणित 10⁻⁻12 इतना कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो यूनिट है SI यूनिट है इसका, इसकी SI यूनिट है ये, इसका भी ये SI यूनिट है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो ये होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, और आपका परमिटिविटी का जो यूनिट होता है वो आपका होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई थिंक ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं, तो हमको थोड़ा सा डेप्थ में जाना होगा। IIT के क्वेश्चन अगर हमको टच करना है तो हमको डेप्थ में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा डेप्थ में नॉलेज चीज़ों को सीखना है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि चार्जों के बीच में अगर मीडियम आ जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो और अब हम देखते हैं, यहाँ पे रब करते हैं इसको। अगर हम यहाँ पे अब फोर्स देखते हैं, फोर्स की वैल्यू हमारी जो आती है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं फोर्स की वैल्यू तो F इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आता है। तो हमको पता है दोस्त ये होता है आपका फोर्स मीडियम का होता है, मीडियम का ये फोर्स होता है, मीडियम का ये मीडियम का फोर्स होता है। और अगर हम इसको एप्सिलॉन की वैल्यू हमने बताया था, एप्सिलॉन की वैल्यू होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं F मीडियम के लिए 1/4 पाई F K एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर हमको पता है एयर के लिए जो होता है K की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे अगर हम एयर की बात करें F एयर में देखते हैं फोर्स क्या होगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे हमको एक चीज देखने को मिलता है, F फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर अपॉन K। तो दोस्त यहाँ पे हमको मिलता है जो मीडियम में फोर्स मिलता है वो आपका क्या मिलता है F एयर अपॉन K।
यहाँ पे अगर दोस्त देखते हैं के की वैल्यू वेरी करता है, के को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे इस के को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम डिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पे दोस्त के की वैल्यू 1 लेते हैं, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 लेंगे